Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेफ फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सूर्या है तो भरोसा है। प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। हमारे देश में अक्सर मजाक में कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर मुफ्त में जहर भी मिल जाए तो वो खा लेंगे। लेकिन अब भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कंपनी ने अपनी एक्सपायर हो चुकी चॉकलेट्स और टॉफियां सड़क के किनारे कूड़े में फेंक दी, क्योंकि ये खराब हो चुकी थी। बावजूद इसके इन्हें लूटने के लिए वहां के लोगों में होड़ लग गई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में रिफाइंड ऑयल से भरा एक टैंकर सड़क पर पलट गया और वहां भी बड़ी संख्या में लोग इस रिफाइंड ऑयल को लूट कर अपने घर ले गए। ऐसे लोगों ने भारत को एक मुफ्त प्रधान देश बना दिया है और यही कारण है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी विदेशों में तो अच्छी क्वालिटी का खाने का सामान बेचती हैं, लेकिन भारत के बाजारों में उसके मुकाबले ये कंपनियां बहुत घटिया सामान बेच रही हैं। ये दोनों ही खबरें, ये दोनों विश्लेषण आज हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आपको यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की मिलिट्री परेड में लेकर चलेंगे, जहां आपको सैनिकों की जगह मशीनों की सेना नजर आएगी। इस समय यूक्रेन की तीनों सेनाओं में ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल्स चल रहे हैं, जिन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से रिमोट कंट्रोल और AI से ऑपरेट किया जा सकता है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे भविष्य में ही नहीं बल्कि इस समय भी जो तमाम युद्ध लड़े जा रहे हैं, ये ड्रोन्स के जरिए लड़े जा रहे हैं। अब सैनिकों की संख्या कम होती जा रही है और ड्रोन्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और आखिर में हम इंसान के अमर होने के मंत्र को डिकोड करेंगे। हर इंसान लंबी और हेल्दी जिंदगी जीना चाहता है। सभी लोग हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर के बहुत सारे अंग कमजोर होने लगते हैं। अब वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो ये बता सकती है कि आपके शरीर का कौन सा अंग कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है और उसे समय रहते कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विज्ञान बुढ़ापे को मात देने के बहुत करीब पहुंच गया है। आज ये विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं। वैसे तो हर रोज आप राजनीति की खबरें देखते रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषण देखते रहते हैं, विवाद हमारे देश में क्या क्या हो रहे हैं वो देखते रहते हैं, लेकिन आज हम शुरुआत एक सामाजिक खबर से करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी सरकार के बारे में राय रखते हैं, अलग अलग नेताओं के बारे में राय रखते हैं। बहुत सारे लोगों को राजनीति में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन क्या आपको अपने समाज में भी दिलचस्पी है? क्या आप ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे देश का, हमारे समाज का चरित्र कैसा है? और ये जो लोग हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब फैसला ऐसे लोगों पर छोड़ दिया जाएगा तो ये लोग कैसी सरकारें चुनेंगे, ये लोग कैसे फैसले लेंगे, इसका अंदाजा आज आपको अपने आप हो जाएगा। आजकल आपने देखा होगा हमारे देश के अलग अलग शहरों में खाने में मिलावट की खबरें आ रही हैं। कहीं पर नकली दूध पकड़ा जा रहा है तो कहीं नकली पनीर है, कहीं फलों के अंदर केमिकल्स मिल रहे हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स के फूड चेन्स पर रेड होती है तो वहाँ गंदा, मिलावटी और बासी खाना मिलता है। कई बड़े रेस्टोरेंट्स का खाना भी खाने लायक नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और लोग बड़ी चिंता जताते हैं कि हमारे यहाँ खाने में इतनी मिलावट कैसे हो रही है। लेकिन भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे इस तरह का मिलावटी और बासी खाना खाने से कोई ख़ास परेशानी नहीं है, बशर्ते ये खाना मुफ्त का हो।
और इसीलिए शुरुआत में मैंने आज आपसे कहा, हमारे देश में अक्सर एक मजाक में बात कही जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर जहर भी मुफ्त में मिल जाए तो वो खा लेंगे। अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय था जब भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे कैसे एक मुफ्त प्रधान देश बन चुका है, आज आपको ये बताने वाले हैं। मतलब एक ऐसा देश जहां लोगों को सब कुछ मुफ्त में चाहिए। इसका पहला उदाहरण है उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये तस्वीरें। कानपुर में एक बड़ी कंपनी ने अपनी एक्सपायर हो चुकी चॉकलेट्स और टॉफियां सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में फेंक दी, क्योंकि ये सामान खाने लायक नहीं था, इसलिए इन्हें बाजार में भी बेचा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने ये सारा सामान कूड़े में फेंक दिया। लेकिन एक्सपायर हो चुकी इन चॉकलेट्स और टॉफियों को लूटने के लिए वहां के लोगों में होड़ लग गई। इस सड़क से जो लोग भी गुजर रहे थे वो सभी वहां पर रुककर इस सामान को अपने घर ले जाने लगे। तस्वीरें देखिए। हैरानी की बात यह है कि खाने पीने का ये जो सामान है, जो कचरे के ढेर में फेंका गया था, ये गंदगी में पड़ा हुआ था। यानी कचरे के ढेर में जो खाने पीने की चीज़ पड़ी हुई है, इस सब के बावजूद लोग इस सामान को, इस खाने के सामान को उठाकर अपने साथ ले गए। उन्हें कोई परहेज नहीं है, कूड़ेदान में से भी उठाकर ले गए। कुछ लोगों ने जो भी उनके हाथ आया उसे अपने बैग में भर लिया, और कुछ तो पूरा की पूरा कार्टन ही अपने साथ उठाकर ले गए। जिसकी जितनी क्षमता थी सामान ले जाने की, दोनों हाथ भर लिए, अपना बैग भर लिया। जितना सामान वो लेकर जा सकते थे वो सारा की सारा सामान जितना उठा सकते थे उठाकर ले गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चॉकलेट्स अब से 2 साल पहले वर्ष 2024 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। यानी इन्हें खराब हुए भी 2 साल बीत चुके हैं, और इन्हें बनाने वाली कंपनी ने ये सारा सामान अब कचरे में फेंक दिया। आज उत्तर प्रदेश पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस भीड़ में आपको बहुत सारे लोग हेलमेट पहने हुए भी दिखाई देंगे। ये वो लोग हैं जो यहां से गुजर रहे थे अपने अपने 2 व्हीलर्स पर। इन्होंने अपना 2 व्हीलर सड़क के किनारे पार्क किया और आ गए सामान लूटने। हेलमेट ना उतारने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, ये अपनी पहचान छिपाना चाहते होंगे कि किसी को ये ना पता चले कि ये सड़क किनारे कूड़े के ढेर से सामान उठाकर चुरा कर ले जा रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्हें मुफ्त का माल लूटने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने हेलमेट उतारने में अपना समय जरा भी बर्बाद नहीं किया। इनमें से कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसे खाने पीने के लाले पड़े हों, या जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो कि भीख मांगने की नौबत आ जाए। लेकिन फिर भी मुफ्त का सामान देखते ही इन तमाम लोगों का असली चरित्र बाहर आ गया। अब जरा सोचिए, ये सभी लोग ये सारा सामान लूटकर कहां जाएंगे? जाहिर है ये सारा सामान ये अपने घर ले जाएंगे। किसे खिलाएंगे? अपने बच्चों को खिलाएंगे या फिर अपने परिवार को खिलाएंगे। दुख की बात यह है कि इस सामान को खाने से किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि यह सामान इसीलिए तो फेंका गया है क्योंकि ये खराब हो चुका है। लेकिन मुफ्त के इस सामान के लिए लोग अपने बच्चों और अपने परिवार की जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर लोगों की ये सोच है तो इन्हें मिलावटी खाने से क्या लेना देना है? अगर इन्हें कहीं
गंदा खाना खिलाया जा रहा है तो इन्हें इससे क्या लेना देना है। अब आप भी ये सोचते होंगे कि मुफ्त का ये जो सामान है ये लोगों को इतना आकर्षित क्यों करता है। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जीरो प्राइस इफेक्ट। इसके मुताबिक जब किसी सामान की कीमत शून्य हो जाती है यानी जीरो हो जाती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब वो सामान मुफ्त का हो जाता है तो लोगों की उसे लेने की इच्छा सामान्य कीमत के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भले ही उस सामान की ज़रूरत उन्हें ना हो। यानी बिना ज़रूरत के सामान भी लोग ले सकते हैं अगर ये सामान उन्हें मुफ्त में मिल रहा हो। जैसे मान लीजिए अगर ये चॉकलेट 10 रुपए की है तो लोग सोचेंगे कि उसे खरीदना है या नहीं, लेकिन वही चॉकलेट अगर मुफ्त में मिले तो वो उसे लूटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये है कानपुर। अब आपको देश के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं, दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अब आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले में। 23 अगस्त को गुना जिले में रिफाइंड ऑयल से भरा एक टैंकर दुर्घटना के बाद सड़क पर पलट गया। जब इस टैंकर से रिफाइंड ऑयल बहने लगा तो आसपास के लोग तेल इकट्ठा करने के लिए अलग अलग बर्तन लेकर वहां पर पहुंच गए। इस भीड़ ने वहां सरेआम रिफाइंड ऑयल की लूट और चोरी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग लगातार भीड़ को चेतावनी दे रहे थे कि अब यहां पर पुलिस आ रही है, यहां से भाग जाओ नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। लेकिन तेल लूट रहा एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं और तमाम लोग तेल लूटते रहे। पुलिस का डर भी लोगों को मुफ्त का तेल इकट्ठा करने से रोक नहीं पाया। अब ये तस्वीर देखिए। ओए पुलिस आ गई भगो, वीडियो बन रही तुम्हारी, अभी हल्के से लग जाओ तुम पे चीज छोड़ो। अरे हट जाओ, अरे हट जाओ रे। हाँ नीरज महाराज बल्ले आग लग जाएगी, मर जाओगे। हमारे देश में मुफ्त में कुछ भी मिल रहा हो तो लोग उसके सही या गलत होने की परवाह किए बिना ही उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो कचरे के ढेर में पड़ी कोई एक्सपायर्ड चॉकलेट्स हों या फिर सड़क पर बह रहा ये रिफाइंड ऑयल हो। अब आप भारत के लोगों की मुफ्त वाली मानसिकता का तीसरा वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आज, जिसमें 3 लोग भारतीय रेल की बेडशीट्स एक शॉल की तरह ओढ़कर एक दुकान पर खड़े हैं और इन बेडशीट्स पर साफ साफ लिखा हुआ है वेस्टर्न रेलवे। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बेडशीट हैं ये ट्रेन में दी जाती हैं यात्रियों को, और ये लोग उन बेडशीट्स को ट्रेन से चुरा कर अपने साथ ले आए। असल में भारतीय रेल में जब आप जाते हैं, सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो आपको बेडशीट दी जाती हैं, कंबल दिए जाते हैं, तकिए दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ दी जाती है। जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है तो आप इनका इस्तेमाल करके आपको ये सब चीज़ें वहीं छोड़नी होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें चोरी करके अपने घर ले आते हैं और ये वही लोग हैं। इसके बाद भारतीय रेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि जब आप ट्रेन से उतरें तो बेडशीट्स को कृपया चोरी करके ना ले जाएं। पिछले महीने ही हमने आपको बताया था कि भारत के लोग भारतीय रेल से, ट्रेन से बेडशीट्स, कंबल और तौलिए तक अपने साथ ले जाते हैं चोरी करके, और इस चोरी से रेलवे को लगभग 105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह खबर कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। तो यह भारत के लोगों का एक चरित्र बनता जा रहा है कि मुफ्त में अगर कुछ भी मिले तो उसे छोड़ना नहीं है। यह देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है, यह हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है अगर हमारे समाज का ऐसा चरित्र दिखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारत में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं और शायद मैं इन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहा हूं। हम किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाने की कोशिश कर रहे, हम सिर्फ आज आपको ये बता रहे हैं कि ये गरीबी से ज़्यादा बड़ी समस्या आम लोगों के नैतिक पतन की है। इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है नैतिकता से।
खुददारी से। जो लोग खुददार होते हैं वो गरीबी में भी अपनी नैतिकता को छोड़ते नहीं, अपने उसूलों और सिद्धांतों को छोड़ते नहीं। भीख में किसी से कुछ नहीं लेते तब भी। और जो नैतिक रूप से गिरे हुए लोग होते हैं वो चाहे जितने भी अमीर बन जाएं, उनके पास कितना भी पैसा आ जाए, वो मुफ्त का माल हड़पने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो आज ये तीनों तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि भारत के लोगों का चरित्र क्या है। चिंता की बात यह है कि जब इन लोगों से कोई बड़ा फैसला लेने के लिए कहा जाएगा, जब ये लोग जिंदगी में अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए कोई फैसला लेंगे, तो किस प्रकार का फैसला होगा, ये चिंता की बात है। और जिस प्रकार से ये अपने परिवार को चलाएंगे, अपने मोहल्ले को चलाएंगे, अपने समाज को चलाएंगे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये भारत को चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें यही बताती हैं कि हमारे देश के लोग खराब हो चुके खाने पीने को लेकर बिल्कुल सावधान नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुफ्त में कुछ भी मिल जाए, सस्ते दाम पर कुछ भी मिल जाए वो ले लेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। उन्हें अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कोई खास चिंता नहीं है। और शायद ये बात दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां समझ गई हैं। उन्हें लगता है कि भारत के लोगों को किसी भी क्वालिटी का सामान बेचा जा सकता है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। बस खाने पीने का सामान स्वाद होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये पश्चिमी देशों में अपने सामान की क्वालिटी और वहाँ के नियमों को लेकर बहुत सावधान रहती हैं। लेकिन भारत में ना तो ये अपनी क्वालिटी का ध्यान रखती हैं और ना ही यहाँ के नियमों का ध्यान रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक दुनिया की कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पश्चिमी देशों और भारत में एक ही सामान अलग अलग क्वालिटी का बेच रही हैं। पश्चिमी देशों में अलग क्वालिटी का सामान बेचती हैं, भारत में अलग क्वालिटी का सामान बेचती हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैगी तो आप खाते ही होंगे, मैगी नूडल्स। मैगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नेस्ले बनाती है, भारत में मैगी में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। वहीं ब्रिटेन जैसे देश में ज़्यादातर मैगी में पाम ऑयल नहीं बल्कि सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले पाम ऑयल कहीं ज़्यादा सस्ता होता है, इसलिए भारत जैसे बाज़ारों में वो पाम ऑयल में इन्हें बनाते हैं ताकि पैसा बचे। ये सस्ता है, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत कम रखने के लिए, ताकि इनका सामान सस्ता रहे, पाम ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सामान सस्ता हो, चाहे वो सेहत के लिए कैसा भी हो। अब आप देखिए, पाम ऑयल इस्तेमाल करने से खाने का जो दाम है वो तो कम हो जाता है, लेकिन पाम ऑयल सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में बेचने के लिए जो मैगी भारत में ही तैयार की जाती है उसमें भी सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल ही किया जाता है। यानी ये मैगी भारत में अगर बन रही है लेकिन इसे बेचा जाना है ब्रिटेन के बाज़ारों में तो सनफ्लावर ऑयल में बनेगी, लेकिन अगर ये मैगी भारत में ही बेची जानी है तो पाम ऑयल में बनेगी। यानी सामान भारत में बनता है, लेकिन जब वही सामान दूसरे देशों में बेचा जाता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाला तेल बदल दिया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो बदल दिया जाता है और विदेशों के लिए अच्छा मटेरियल लगाया जाता है। एक और उदाहरण देखिए, किट कैट नाम की ये चॉकलेट आप खाते ही होंगे, बड़ी मशहूर चॉकलेट है। इसे भी नेस्ले नाम की कंपनी बनाती है। भारत में बिकने वाले किट कैट में कोको सॉलिड्स सिर्फ 4.5% होता है। चॉकलेट है, इसमें बताया जाता है कि ये कोको से बनता है, लेकिन इसमें उसकी मात्रा है 4% के आसपास, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली इसी किट कैट में 22% कोको होता है। कोको सॉलिड्स की मात्रा किसी भी चॉकलेट की शुद्धता को तय करती है। उसका नाम ही चॉकलेट इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें कोको है, लेकिन भारत में बिकने वाली जो चॉकलेट है उसमें कोको की मात्रा बहुत कम है और विदेशों में जो बिकती है उसमें कोको की मात्रा ज़्यादा है। भारत में आप देख लीजिए, कोको सॉलिड्स इसमें लिखा है 4.5% मात्र,
और अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है, देखिए क्या क्या है इसके अंदर। इसमें शुगर है, मिल्क सॉलिड्स हैं, फ्रैक्शनेटेड वेजिटेबल फैट है, और आप देखिए बाकी तमाम चीजें आपको इसमें दिखाई दे जाएंगी। लेकिन जो चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए कोको डाला जाता है, वो कोको 4.5% है। तीसरा है फैंटा। ये कोल्ड ड्रिंक है, आपने बहुत बार इसको पिया होगा। फैंटा, जिसे अमेरिका की मशहूर कंपनी कोका कोला बनाती है, ब्रिटेन की 100 मिलीलीटर फैंटा में 19 कैलोरीज होती है। यानी जो ब्रिटेन में फैंटा बेची जा रही है उसमें 100 मिलीलीटर फैंटा में 19 कैलोरीज है। जबकि यही फैंटा जब भारत में बेची जाती है तो इसमें उतनी ही मात्रा में 56 कैलोरीज होती है। इस फैंटा में भारत में लगभग जो फैंटा भारत में बेची जाती है उसमें लगभग 14 ग्राम चीनी होती है, जबकि ब्रिटेन में इसी मात्रा में सिर्फ 4.5 ग्राम चीनी होती है। अब सोचिए जरा, दोनों देशों में फैंटा वही है, लेकिन भारत में चीनी की मात्रा 3 गुना ज्यादा है। क्या ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, ग्लोबल ब्रांड्स का भारत में एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बड़ी बड़ी फूड कंपनियों का तर्क है कि हर देश में उनके प्रोडक्ट्स की कीमत, वहाँ के नियम और वहाँ के लोगों की पसंद अलग अलग होती है। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं हर देश के लिए, वहाँ के लोगों की पसंद के हिसाब से बनाते हैं कि उन्हें कैसा टेस्ट पसंद है, और उनकी जेब के हिसाब से बनाते हैं कि वो किस दाम पर इसे खरीद सकते हैं। इसलिए एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स की जो रेसिपी है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकती है, ये इनका कहना है। लेकिन ये एक प्रकार का धोखा है। फूड इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक भारत में बिकने वाले लगभग 80% पैकेज्ड फूड और ड्रिंक्स में चीनी, नमक या फैट की मात्रा ज्यादा है। यानी अगर बाजार में 100 पैकेज्ड फूड और ड्रिंक्स बिकते हैं तो उनमें से लगभग 80% ऐसे होंगे जो आपके लिए अनहेल्दी हैं। जब आप ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक या ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं तो आपकी सेहत खराब होती है और आपका मोटापा बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है। अलग अलग सर्वेज के मुताबिक, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेज हुए हैं, वो ये कहते हैं कि वर्ष 2050 तक भारत में लगभग 45 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे या फिर मोटापे के शिकार होंगे। 45 करोड़ लोग भारत के ऐसे होंगे जो अनहेल्दी हो चुके हैं, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा वो होगा खराब खाना। फूड हैबिट्स जो हैं वो खराब हैं, जो खाने की क्वालिटी आप ले रहे हैं वो भी खराब है। हमारे देश की जो फूड सेफ्टी एजेंसी है FSSAI, वो चाहती है कि भारत में भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह खाने पीने के पैकेट पर अलग अलग रंगों में ये चेतावनी साफ साफ लिखी हो कि इसके अंदर क्या है। फिलहाल लगभग दुनिया के 20 ऐसे देश हैं जहां पर पैकेज फूड के पैकेट्स पर रंग या संकेत के जरिए ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक या फैट की चेतावनी दी जाती है कि इसमें जरूरत से ज्यादा चीनी है, ज्यादा नमक है, ज्यादा फैट है। लेकिन भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस प्रस्ताव का लगातार विरोध कर रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कस्टमर को पहली नजर में ही ये पता चल गया कि उसके हाथ में मौजूद खाने पीने के प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो इसे ना खरीदे, जिससे इन कंपनियों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये नियमों का फायदा उठाती हैं, लूप होल्स जो हमारे देश में हैं उनका फायदा उठाती हैं, और ये कभी नहीं चाहती कि आपको ये पता चले कि इनके सामान में किस मात्रा में कौन सी चीज पड़ी है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, इस तरह का जो पैकेट में होता है पैकेज्ड फूड, उसमें उस खाने के अंदर, उस सामान के अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं, उसकी जो मात्रा लिखी होती है वो बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखी होती है, और वो पीछे लिखी जाती है। पीछे क्यों लिखी जाती है, छोटे शब्दों में क्यों लिखी जाती है? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसे पढ़ ही ना पाएं। इतने महीन शब्दों में लिखते हैं कि आप उसे पढ़ेंगे ही नहीं, और उसे ऐसी जगह पर लिखा जाता है जहां पर आपकी नजर जाए नहीं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये सारी कंपनियां चाहती हैं कि आपको कभी ना ये पता चले कि जो पैकेट आप खरीद रहे हैं, जो बॉटल आप खरीद रहे हैं, जो जूस, कोल्ड ड्रिंक, खाने का सामान, चिप्स जो आप खरीद रहे हैं, आपको ये कभी ना पता चले कि इनके अंदर क्या सामान डला है और उसमें क्या मात्रा डाली गई है, कौन सा तेल इस्तेमाल किया गया है, और आपको ये कभी ना पता चले कि आपको इससे क्या नुकसान होगा, इसमें कितनी चीनी है, कितना नमक है।
इस मामले को लेकर भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में एक लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिर कंपनियों को अपने पैकेट पर यह चेतावनी लिखने में क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल अगर किसी खाने के पैकेट पर यह चेतावनी और चीनी, नमक या फैट की सही मात्रा लिखी जाती है तो इससे उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है और जनता जो है वो ज़्यादा सावधान हो जाएगी ये सामान खरीदने से पहले। हो सकता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना कम भी कर दे। भारत 146 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा बाजार है। कोई भी कंपनी इतने बड़े बाजार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसलिए हमारे फूड सेफ्टी को भी इन नियमों को लेकर, हमारे फूड सेफ्टी जो एजेंसी है, हमारी सरकार है, वो इन नियमों को लेकर ऐसी कंपनियों को कोई छूट न दे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। वैसे तो वर्ष 2047 तक हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करना है तो विकास तो करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना होगा, लोगों के बीच, परिवारों में समृद्धि लानी होगी। लेकिन विकसित भारत को देखने के लिए भारत के लोगों को स्वस्थ भी रहना पड़ेगा, क्योंकि मोटापे से परेशान, बीमार और एक थका हुआ देश विकास की रफ्तार को लंबे समय तक कायम ना तो रख पाएगा और ना ही उसका सुख भोग पाएगा। अब आपको यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की मिलिट्री परेड की तस्वीरें दिखाते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी देश का जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो उस दिन उनकी एक मिलिट्री परेड होती है। ये एक रिवाज है जो हर देश में होता है। हमारे देश में भी गणतंत्र दिवस पर आपने देखा है कि मिलिट्री परेड होती है। लेकिन यूक्रेन की इस परेड में आपको सैनिक नहीं दिखाई देंगे, बल्कि मशीनी सेना दिखाई देगी। मशीन ही मशीन, हथियार ही हथियार हैं, लेकिन सैनिक नहीं है। 24 अगस्त को यह मिलिट्री परेड हुई और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस परेड में सैनिकों, टैंक्स और मिसाइल्स की जगह ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल्स चल रहे थे, और वो भी अपने आप। ये यूक्रेन की सेना के अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं जो इस परेड में शामिल हुए। इनमें मशीन गन और कैमरे लगे होते हैं जिन्हें 50 किलोमीटर दूर से रिमोट कंट्रोल से या फिर एआई से ऑपरेट किया जा सकता है, और ये किसी इंसानी सैनिक की तरह हमला भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई इंसान या सैनिक होता नहीं है। इस समय यूक्रेन की सेना अपने सैनिकों तक, जो सैनिक लड़ रहे हैं सरहद पर, उन तक गोला बारूद पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए या फिर घायल सैनिकों को बचाकर निकालने में, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इन्हीं अनमैन्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। मतलब जिस काम के लिए पहले इंसानी सैनिकों को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती थी, अब वहां ऐसे अनमैन्ड व्हीकल्स भेजे जा रहे हैं। पहले ये अनोखी परेड देखिए। तो ये देखिए कैसी परेड है जिसमें अनमैन्ड व्हीकल्स चल रहे हैं। अक्सर ऐसी परेडों में आपने सैनिकों को देखा होगा। यूक्रेन ने दुनिया को पहली बार शायद भविष्य के युद्ध की एक तस्वीर दिखाई है, और यूक्रेन दुनिया को ये बता रहा है कि उसने अपनी सेना को किस तरह एक ऐसी सेना में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है जिसमें सैनिकों की जगह अब स्वचालित मशीनों ने ले ली है। इस परेड में आप देखिए ये सारी मशीनें थीं। इस परेड में यूक्रेन की नौसेना ने भी अपने नेवल ड्रोन्स का प्रदर्शन किया। ये नेवल ड्रोन्स लगभग 1000 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकते हैं और इनमें लगभग 850 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है। यानी इनका एक हमला किसी बड़े से बड़े युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये काफ़ी छोटे और तेज़ रफ्तार से चलने वाले नेवल ड्रोन्स हैं, इसलिए समुद्र में इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। यूक्रेन ने इन ड्रोन से रशिया के कई नौसैनिक ठिकानों और समुद्री जहाज़ों पर बड़े बड़े हमले किए हैं।
पिछले महीने ब्लैक सी में यूक्रेन ने रशिया के एक बहुत बड़े ऑयल टैंकर पर ऐसे ही एक नेवल ड्रोन से हमला किया था और इस बार अपनी इस मिलिट्री परेड में उन्होंने इन्हीं नेवल ड्रोन्स का प्रदर्शन किया। तो ये नेवल ड्रोन्स अभी आपने जो देखे, अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। देखने में ये आपको एक बोट की तरह लगती है, एक मिलिट्री बोट, लेकिन ये स्वचालित है। इसमें आपको किसी सैनिक को भेजने की ज़रूरत नहीं है और ये पीछे से इसे कोई और ऑपरेट करता है या फिर ये AI के ज़रिए ऑपरेट होता है। और आप देखिए तेज़ी से कैसे युद्ध लड़ने की जो टेक्नोलॉजी है वो बदल रही है। पानी हो, अभी हमने आपको जो अनमैन्ड व्हीकल्स दिखाए, चाहे ज़मीन हो, ज़मीन में आप देखिए, ये नेवल ड्रोन तो हमने आपको दिखाया, पहले ज़मीन देखिए, ज़मीन में कैसे अनमैन्ड व्हीकल्स चल रहे हैं। यहाँ इस परेड में आपको कोई सैनिक नहीं दिखाई देगा, सारे अनमैन्ड व्हीकल्स हैं। ये है ज़मीन पर। अब पानी के देखिए, पानी में भी हमने आपको दिखाया, ये पानी देखिए। अब आपको लेकर चलते हैं हवा में, आकाश में। इस समय यूक्रेन की एयरफोर्स में बहुत ही कम फाइटर जेट्स हैं। इसके बावजूद यूक्रेन लगातार अपने ड्रोन से रशिया पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के ठिकानों की निगरानी भी कर सकते हैं, फिर उन पर बमबारी कर सकते हैं और दूसरे ड्रोन्स को भी हवा में नष्ट कर सकते हैं। यूक्रेन के पास इस समय 3 प्रकार के ड्रोन्स हैं। पहला, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। इन्हें एक ऑपरेटर ड्रोन के सामने लगे कैमरे से लाइव तस्वीरें देखकर ऑपरेट करता है। इस ड्रोन के सामने आगे की तरफ एक कैमरा लगा होता है और इसके ऑपरेटर को उस कैमरे की पूरी फीड दिखती है और वो उस हिसाब से इन्हें ऑपरेट करता है पीछे रिमोट कंट्रोल से। ऐसे ड्रोन्स की कीमत सिर्फ 40,000 रुपए के आसपास है। पिछले साल ऐसे ही ड्रोन से हमला करके यूक्रेन ने रशिया के लगभग 41 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया था। इन विमानों की कीमत उस समय लगभग 60,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। सोचिए, इतने महंगे महंगे विमान और इन 40,000 रुपए के सस्ते ड्रोन से यूक्रेन ने नष्ट कर दिए। दूसरे प्रकार के जो ड्रोन्स हैं वो हैं लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। ये रशिया की सीमा के अंदर लगभग 2,500 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से यूक्रेन ऐसे ड्रोन से रशिया की ऑयल रिफाइनरीज और उनके सैनिक ठिकानों पर हमले कर रहा है। और तीसरा होता है इंटरसेप्टर ड्रोन्स। ये ड्रोन हवा में ही दुश्मन के ड्रोन से टकराकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। यानी जब दूसरे देश के ड्रोन आते हैं, दुश्मन के ड्रोन्स आते हैं, तो ये उन्हें बीच में ही इंटरसेप्ट करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब देखिए जमीन, पानी और हवा के ड्रोन्स। अब आप देखिए कि रशिया और चीन के मुकाबले यूक्रेन की ये मिलिट्री परेड कितनी अलग थी। रशिया और चीन, ये 2 देश हमने आज आपके लिए चुने हैं। इनकी मिलिट्री परेड में आपको हजारों सैनिकों के साथ साथ टैंक्स दिखाई देंगे, मिसाइल्स दिखाई देंगी और दूसरे बड़े बड़े हथियार आपको दिखाई देंगे, क्योंकि कोई भी जो बड़ा देश होता है वो अपनी मिलिट्री परेड के दौरान अपने सैनिकों का प्रदर्शन करता है। उसके अलावा उनके पास जो लेटेस्ट हथियार हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, तोप हैं, इन सब का प्रदर्शन किया जाता है, हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आप देखिए, चीन की मिलिट्री परेड आपके सामने है, रशिया की मिलिट्री परेड आपके सामने है। रशिया को हमने इसलिए लिया है क्योंकि यूक्रेन इस समय रशिया से ही युद्ध लड़ रहा है और रशिया की जो मिलिट्री परेड होती है वो कितनी भव्य होती है, कितनी शानदार होती है। लेकिन यूक्रेन की अगर आप परेड देखेंगे तो आप देखिए
यूक्रेन की परेड इससे बिल्कुल अलग है। तो आपकी स्क्रीन पर एक जगह है यूक्रेन की परेड, दूसरी जगह है चीन की परेड और तीसरा है रशिया की परेड। यूक्रेन की इस परेड को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप भविष्य की सेना देख रहे हैं, क्योंकि यहां सैनिकों की जगह अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, समुद्र में नेवल ड्रोन्स हैं और आसमान में भी ड्रोन्स उड़ रहे हैं, फाइटर जेट नहीं उड़ रहे। सैन्य शक्ति के मामले में यूक्रेन पूरी दुनिया में 20वें नंबर पर है और रशिया की जो सेना है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो ये जो युद्ध हो रहा है दोनों के बीच, एक 20वें नंबर की सेना है और एक दुनिया की दूसरे नंबर की सेना है। इस समय यूक्रेन की सेना में लगभग 7 लाख से 9 लाख तक सैनिक हैं और ये यूरोप की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसमें रशिया के लगभग 4 लाख सैनिक और यूक्रेन के लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, ऐसा बताया गया है अलग अलग एस्टिमेट्स के मुताबिक। हालांकि आजकल इस जो युद्ध की रिपोर्टिंग हो रही है, जो रशिया के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रशिया के तमाम चैनल्स और उनकी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्हें बैन कर रखा है, इसलिए वहाँ से कोई खबर मिलती नहीं है। और जो यूरोप के आंकड़े हैं, जो यूक्रेन के आंकड़े हैं, वो यही बताते हैं कि हमारे लोग कम मारे गए हैं और रशिया के ज़्यादा मारे गए हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि रशिया के 4 लाख और यूक्रेन के 1.5 लाख लोग अभी तक मारे गए हैं। लेकिन ये कितना सही है कहना मुश्किल है, क्योंकि जो सोर्स हैं वो अलग अलग हैं। अब जो सैनिक होते हैं, सैनिकों पर बढ़ते खतरे को कम करने के लिए, ताकि इस युद्ध में कम से कम सैनिक हम खोएं, इसलिए अब युद्ध में ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन अब ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनी सैन्य रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना चुका है। वर्ष 2024 में उसने अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस नाम से एक अलग मिलिट्री ब्रांच बनाई और ड्रोन युद्ध से अपने सैनिकों को होने वाले नुकसान को उसने काफ़ी हद तक कम कर दिया। तो यहाँ पर भी जो आप देख रहे थे आंकड़ों में, यूक्रेन के कम सैनिक मारे गए हैं, इसलिए क्योंकि यूक्रेन के सैनिक अब युद्ध के मैदान में दिखाई ही नहीं देते। यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो पीछे हैं और वो ड्रोन्स के जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ड्रोन्स में क्या होगा, ड्रोन्स नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें किसी सैनिक की जान नहीं जाएगी। सब कुछ रिमोट कंट्रोल से या AI से हो रहा है। यूक्रेन की यह परेड किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, जिसमें भविष्य की सेना दिखाई जा रही है। हालांकि हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि ऐसे युद्ध आगे चलकर भविष्य में लड़े जाएंगे, क्योंकि ड्रोन्स हमारे युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं और ऐसे युद्ध आज के समय में ही लड़े जा रहे हैं। यूक्रेन और रशिया युद्ध में 80% मौतें गोलियों, बॉम्ब्स या मिसाइल से नहीं हुई, बल्कि ड्रोन से हुई है। यानी सबसे ज्यादा नुकसान ड्रोन्स ने किया है। इस युद्ध में फ्रंट लाइन के आसपास 30 किलोमीटर के इलाके को किल जोन कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पर ना तो बख्तरबंद गाड़ियां जाती हैं, ना टैंक्स जाते हैं और ना ही सैनिक जाते हैं। एक समय में सिर्फ 2 या 3 सैनिक ही इस इलाके में एक साथ आपको दिखाई देंगे और ये सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों, ट्रक्स या टैंक्स में नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल्स पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल्स आकार में छोटी होती हैं, ये कम आवाज़ करती हैं, इसीलिए ऊपर मंडराने वाले ड्रोन्स आसानी से इन पर हमला नहीं कर पाते। अगर ड्रोन्स इन पर हमला कर भी दें तो क्योंकि एक मोटरसाइकिल है, नुकसान ज़्यादा नहीं होता। अगर टैंक पर हमला करेंगे, ट्रक पर हमला करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। इस किल जोन में हर समय हज़ारों ड्रोन्स हवा में तैरते रहते हैं और थोड़ी सी भी अगर कोई मूवमेंट दिखाई देती है ज़मीन पर तो ये जो ड्रोन्स हैं तुरंत उसे पकड़ भी लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो रशिया के पास एक बहुत बड़ी बढ़त थी। रशिया की आबादी लगभग 14 करोड़ है और यूक्रेन की लगभग 4 करोड़, यानी रशिया की आबादी यूक्रेन से 3 गुना ज़्यादा थी। लेकिन ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन ने रशिया की इस बढ़त को ख़त्म कर दिया। रशिया की जो सेना का साइज था, वो जो बढ़त उसके पास थी, क्योंकि उसकी सेना विशाल थी,
उसमें लोगों की संख्या भी ज्यादा थी। उस बढ़त को यूक्रेन ने न्यूट्रलाइज कर दिया ड्रोन से। अब इस युद्ध के कई मोर्चों पर कोई सैनिक है ही नहीं। युद्ध के मैदान में आपको सैनिक दिखाई नहीं देंगे, बल्कि ड्रोन्स ही यूक्रेन की सीमा की रखवाली कर रहे हैं। कोई नीचे इंसान नहीं है, कोई तोप नहीं है, कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, कोई टैंक नहीं है। ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं और ड्रोन से निगरानी करते हैं और ड्रोन से हमला करते हैं। सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं। ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रशिया की सीमा के अंदर 2500 किलोमीटर तक अंदर जाकर हमले कर रहा है। इसी तरह ईरान युद्ध में भी आपने देखा होगा कि ईरान, जिसकी एयरफोर्स में सारे फाइटर जेट्स लगभग 40 से 50 साल पुराने थे, जिनकी संख्या भी कम है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो लड़ने के काबिल ही नहीं है, उसने बिना अपनी एयरफोर्स के भी मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश पर हमले किए हैं। और ये हमले हुए हैं ड्रोन से। उन्होंने एक बार भी अपने किसी फाइटर जेट को नहीं भेजा, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। ये ड्रोन्स साइज में फाइटर जेट से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये आसानी से रेडार की पकड़ में नहीं आते। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी पकड़ में नहीं आते। और एक फाइटर जेट की कीमत में सैकड़ों हजारों ड्रोन्स खरीदे जा सकते हैं। इसलिए ड्रोन्स युद्ध का भविष्य नहीं है, बल्कि आज के समय में भी ऐसे युद्ध अब ड्रोन्स के जरिए ही लड़े जा रहे हैं। आने वाले समय में यह नहीं देखा जाएगा कि किस देश की सीमा पर कितने सैनिक तैनात हैं, किस देश की सेना में कितने सैनिक हैं, बल्कि यह देखा जाएगा कि किस देश के पास कितने प्रकार के कितने ड्रोन्स हैं। अब सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का समय खत्म हो चुका है। अब सीमा पर जो ये सेनाएं हैं ये अपने ड्रोन्स को तैनात करती हैं। इसीलिए युद्ध में अब सैनिकों के जो कैजुअलिटीज होती हैं वो बहुत कम हो गई हैं। अब आपको ईरान युद्ध के बारे में इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि हॉर्मुज के रास्ते से सारी बारूदी सुरंगों को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। सारी बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय कर दिया गया है। अमेरिका की सेना ने कई बारूदी सुरंगों को विस्फोट करके नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने आज ईरान को यह चेतावनी दी है कि अब अगर ईरान हॉर्मुज में फिर से बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान के ऐसी तमाम बोट्स को, ऐसी तमाम जहाज़ों को तुरंत नष्ट कर देगा। और अब इस मामले में अमेरिका जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अंतरिक्ष से, जो अमेरिका की जो फोर्स है जो अंतरिक्ष में है, वहां से हॉर्मुज के एक एक इंच पर वो नजर रखे हुए है अपनी सैटेलाइट्स के जरिए। अगर ट्रंप का ये दावा सही है तो तेल और गैस की सप्लाई को लेकर ये एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 28 फरवरी से हॉर्मुज का रास्ता लगभग बंद पड़ा है। आपको याद होगा कि युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछा दी थी। कोई भी शिप अगर समुद्र में निकलेगा और नीचे सुरंगें हैं तो वो शिप उन सुरंगों के, समुद्री सुरंगों के की वजह से नष्ट हो जाएगा। ये सुरंगें उसे उड़ा देंगी। इसीलिए जो शिप्स थे वो यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। पिछले 6 महीने में ईरान और अमेरिका हॉर्मुज को लेकर लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ये रास्ता उनके कंट्रोल में है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उनकी सेना ने सारे के सारे जो बारूदी सुरंग हैं वो समुद्री रास्ते से हटा दिए हैं, उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। और अब नई सुरंगें वो ईरान की सेना को बिछाने नहीं देंगे। अगर ईरान ने कोशिश की तो तुरंत उन पर हमला होगा। अब भले ही डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल की बात कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ईरान युद्ध से होने वाला नुकसान अब खत्म होने वाला है, लेकिन इस समय खुद अमेरिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि शायद आप गिन भी नहीं पाएंगे। और ये आंकड़ा है अमेरिका पर कुल कर्ज का आंकड़ा है। जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये है अमेरिका पर कर्ज का कुल आंकड़ा। इतना पैसे का कर्ज है अमेरिका पर। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये है अमेरिका पर इस समय 3,804 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। यानी आज अमेरिका पर भारत की अर्थव्यवस्था के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा कर्ज है। अगर इस पूरी रकम को हर सेकंड $1 की रफ्तार से चुकाया जाए तो भी इसे खत्म करने में, पूरा चुकाने में 12 लाख वर्ष लग जाएंगे, उससे भी ज्यादा। ईरान के युद्ध की वजह से अमेरिका का खर्च बहुत तेजी से बढ़ा है और सिर्फ पिछले 5 महीनों में ही 95 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज अमेरिका पर बढ़ गया है।
अमेरिका हर साल इस कर्ज का ब्याज चुकाने पर लगभग 104 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। ये सिर्फ ब्याज में है, जो पाकिस्तान जैसे देश की अर्थव्यवस्था से लगभग 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका का इतना बड़ा कर्ज अचानक नहीं बना, बल्कि इसके पीछे वर्षों से बढ़ती सरकारी उधारी है। खासतौर पर पिछले 9 वर्षों में अमेरिका ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका का कर्ज 741 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। जो बाइडेन के 4 वर्षों में 798 लाख करोड़ रुपए का और कर्ज बढ़ा, और फिर जब ट्रंप दोबारा आए दूसरे कार्यकाल में तो अब तक 361 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज अमेरिका पर बढ़ चुका है। यानी ट्रंप और बाइडेन के दौर में लगभग 1900 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और बढ़ गया, जो आज अमेरिका के कुल कर्ज का लगभग 50% है। तो सारे कर्जे का 50% सिर्फ इन 2 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में आया है। अब अमेरिका में सरकारी योजनाओं पर खर्च घटाने का दबाव बढ़ रहा है सरकार पर। अमेरिका की सरकार सामाजिक सुरक्षा और सरकारी स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग अपना 46% पैसा खर्च करती है, लगभग आधा, जबकि कर्ज का ब्याज चुकाने पर अपना 14% खर्च करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर 12 से 13% खर्चा अमेरिका के बजट का हो जाता है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से ज़्यादा अमेरिका अपने कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च कर रहा है। आज अमेरिका कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्जा ले रहा है, इसलिए अमेरिका के नए कर्ज का एक बड़ा हिस्सा किसी नई सड़क, किसी नए अस्पताल, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की नई योजना पर खर्च नहीं हो रहा, बल्कि वो अपने कर्जे का ब्याज चुकाने पर हो रहा है। अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। उसके सामने अब कर्ज को कम करने के 3 रास्ते बचे हैं। एक, अपने नागरिकों पर, लोगों पर टैक्स बढ़ा दे। दूसरा, अपने सरकारी खर्चों को कम करे, या फिर दोनों चीज़ कम करें, अपने खर्चों को भी कम करे सरकार और लोगों पर टैक्स बढ़ा दे। लेकिन सोशल सिक्योरिटी के खर्चों में कटौती राजनीतिक रूप से ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसे में अब अगर अमेरिका की सरकार लगातार अपने खर्च बढ़ाती रही तो उस अनुपात में उसकी कमाई नहीं होगी और वो कर्ज के एक और बहुत बड़े चक्र में फंस सकती है, और अमेरिका में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी आने वाले समय में आपको दिखाई दे सकता है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इंसान के अमर होने के मंत्र को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या विज्ञान बुढ़ापे को मात देने के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। तो आप में से ऐसे लोग जो हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, ये विश्लेषण उनके लिए है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए ब्रेक के बाद। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मैं करता हूँ ना। मैं करूँगा। ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है? ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए। पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर। क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन हैं। PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड। PNB मेरा अपना बैंक। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, JK हो। देश का टायर JK टायर। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो।
ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इंसान सदियों से लंबी उम्र का सपना देखता आया है। उसे हमेशा जवान बने रहने का शौक है, लेकिन लंबे समय तक जीने की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है। असली चुनौती यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की ताकत, दिमाग की ताकत और रोज़मर्रा के काम करने की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती चली जाती है। यानी इसका एक ही उपाय है और वो है हेल्दी एजिंग। ऐसे में ज़रा सोचिए, अगर 60 या 70 साल की उम्र में भी आपका शरीर 40 साल के इंसान की तरह काम करता रहे तो क्या होगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन दुनिया के कुछ वैज्ञानिक अब सिर्फ ज़िंदगी के साल बढ़ाने पर काम नहीं कर रहे, यानी सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं कर रहे, बल्कि हेल्दी एजिंग पर काम कर रहे हैं। उम्र बढ़ने का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग 70 से 80 साल की उम्र में भी अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से खुद कर लेते हैं। वो चलते फिरते हैं, मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों में 60-65 साल की उम्र में ही कमज़ोरी और दूसरी समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। और यही वजह है कि वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्र बढ़ने के असर को कैसे धीमा किया जाए और शरीर को लंबे समय तक हेल्दी रखा जाए। और इसके लिए 3 सबसे बड़ी सलाहें वैज्ञानिक देते हैं, आप भी सुनिए। पहली बात, मांसपेशियों की ताकत। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, आपके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इसका असर सिर्फ शरीर की ताकत पर नहीं पड़ता, बल्कि चलने फिरने, सीढ़ियाँ चढ़ने, संतुलन बनाए रखने और रोज़मर्रा के काम करने में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए वैज्ञानिक उम्र बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम को बहुत ज़रूरी मानते हैं। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज बंद कर दें, व्यायाम बंद कर दें, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपके शरीर में जो आपकी मांसपेशियां हैं, आपके जो मसल्स हैं, उनकी ताकत बनी रहनी चाहिए। पहली बात तो ये है, इसलिए व्यायाम को कभी मत छोड़िए। दूसरा, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना। उम्र बढ़ने का असर दिमाग पर बहुत जल्दी पड़ता है। नई चीज़ें लगातार सीखते रहनी चाहिए, दिमाग को सक्रिय रखना चाहिए और लोगों से जुड़े रहना बढ़ती उम्र में याददाश्त और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए अपने दिमाग को लगातार सक्रिय रखिए, एक्टिव रखिए। शरीर आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन दिमाग बूढ़ा हो गया तो किस काम का। इसलिए हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ मजबूत शरीर नहीं, बल्कि आपका स्वस्थ दिमाग भी उतना ही ज़रूरी है। और तीसरा है खान पान। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की ज़रूरतें भी बदलती चली जाती हैं, इसलिए एक बैलेंस्ड खाना, संतुलित खाना, सही मात्रा में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन खाइए और ज़रूरी पोषक तत्व बहुत ज़रूरी है। इसलिए इससे मांसपेशियों को मजबूत रखने और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। यानी लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इनकी छोटी छोटी आदतों से आपकी जो है हेल्दी एजिंग हो सकती है। हम अपनी उम्र जन्म की तारीख से गिनते हैं, लेकिन शरीर के हर हिस्से की उम्र एक जैसी नहीं होती। किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल हो सकती है, लेकिन उसका दिल उसकी उम्र के मुकाबले कहीं ज़्यादा बूढ़ा हो सकता है या कहीं ज़्यादा जवान हो सकता है। यह भी संभव है उसी व्यक्ति का कोई दूसरा अंग उसकी शरीर की उम्र के मुकाबले तेज़ी से बूढ़ा हो रहा हो। अब वैज्ञानिक ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों की उम्र कितनी है, आपका कौन सा अंग शरीर का कितनी तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है। अभी ये रिसर्च चल रही है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कोई भरोसेमंद टेस्ट विकसित हो जाता है तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में अभी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये ब्लड टेस्ट
आपको ये बता देगा कि आपके दिल की बायोलॉजिकल एज आपकी असली उम्र से ज़्यादा है या कम। हो सकता है आपकी उम्र 50 साल है लेकिन आपके दिल की उम्र 25 साल हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी उम्र 25 साल है शरीर की लेकिन आपके दिल की उम्र 50 साल हो, यानी आपका जो हृदय है वो तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है। डॉक्टर पहले से ही फिर उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इस तरह किसी व्यक्ति के किसी अंग को उम्र से ज़्यादा बूढ़ा होने से रोका जा सकता है। जो वैज्ञानिक हैं दुनिया भर के, वो कोशिकाओं को युवा जैसी स्थिति में लाने पर भी काम कर रहे हैं। अगर ये सफल हो गया तो उम्र बढ़ने के बावजूद लंबे समय तक आपके शरीर को, आपकी कोशिकाओं को, आपके मसल्स को स्वस्थ रखा जा सकता है। और जब तक ये रिसर्च सफल नहीं होती तब तक अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाकर, अपने दिमाग को सक्रिय रखकर और बेहतर खान पान से आप उम्र के साथ साथ स्वस्थ रहने के अपने वर्ष बढ़ा सकते हैं। ये सच है कि हम उम्र को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। बाल तो सफ़ेद होंगे ही, चेहरे पर झुर्रियाँ भी एक दिन आ जाएंगी और शरीर भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन उम्र बढ़ने का मतलब ये भी नहीं कि 60 या 70 के बाद जिंदगी सिर्फ कमज़ोरी और बीमारी का नाम बनकर रह जाए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सबमिट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। सबके हिस्से, सबके हिस्से, धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा, हमसे खेलेगा, हमसे खेलेगा, देश का। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। तो डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 6 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, मतलब 60 लाख व्यूज़ हमारे आज के हुए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इतना प्यार देते हैं, इतना विश्वास हमारे ऊपर करते हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अकेले रहने से मत डरिए, क्योंकि शेरों के झुंड नहीं होते और कमज़ोरों की भीड़ कभी इतिहास नहीं रचती। नमस्कार।